दोस्तों आज हम देखेंगे मैट्रिक एग्जाम 2021 के लिए सोशल साइंस का तीसरा मॉडल सेट जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार यानी कि 2021 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो इस मॉडल पेपर को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इसमें एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों इससे पहले अगर दूसरा और पहला मॉडल सेट नहीं देखे हैं तो जा करके चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, तो वीडियो समाप्त होने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न कहता है तीन काठिया प्रणाली लागू हुआ था। दोस्तों तीन काठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? तो तीन काठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, किसानों पर। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो हमारा उत्तर होगा एम.एन. राय। किसने? एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? यानी कि जो पटना का गोल घर है उसका निर्माण कब किया गया? तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा 1786 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए कहता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? दोस्तों प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पेट्रोलियम। चलिए उसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो हमारा उत्तर होगा कृषि, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो क्या है? कृषि है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है सिंदरी कहाँ स्थित है? दोस्तों सिंदरी कहाँ स्थित है? तो हमारा उत्तर होगा झारखंड, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। सिंदरी कहाँ है? तो झारखंड में है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या, यानी कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 22 भाषाओं का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है कि बताइए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ, यानी कि आपको डेट के साथ बताना है। चलिए उसके बाद देखते हैं आठवां प्रश्न। देखिए कहता है कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम है, यानी कि पूरे भारत में जो चुनाव कार्य को संपन्न कराता है उस संस्था का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है भारतीय निर्वाचन आयोग, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं नौवां प्रश्न। देखिए कहता है कि मानवीय पूंजी का निर्माण का मुख्य घटक है। दोस्तों मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है स्वास्थ्य सेवाएं, बी है आवास, सी है शिक्षा और प्रशिक्षण और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 10वां प्रश्न। देखिए कहता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, और प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया। तो आपको ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि सम्मिलित किया गया है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में उदारीकरण, बी है निजीकरण, सी है वैश्वीकरण और डी है इनमें सभी। तो दोस्तों नई आर्थिक नीति में तीनों को सम्मिलित किया गया है, यानी कि उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी सम्मिलित किया गया है और वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। चलिए उसके बाद देखते हैं 11वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? यानी कि वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार भाई वल्लभ पटेल कहा जाता है, यानी कि उसमें जो सरदार की उपाधि है वो किस किसान आंदोलन के दौरान
दी गई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बारदौली, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। दोस्तों असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। दोस्तों समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। दोस्तों जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखिए 15 नंबर सवाल कर देखिए कहता है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। दोस्तों जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। दोस्तों समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था रूस में, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है बी एस न्यायपाल कौन थे। दोस्तों बी एस न्यायपाल कौन थे, तो देखिए वो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा नोबेल पुरस्कार विजेता। चलिए उसके बाद देखते हैं 19वां क्वेश्चन। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कहता है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो दोस्तों ये किसने कहा था, तो मार्टिन लूथर ने कहा था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, यानी कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 22वां सवाल। देखिए 22वां प्रश्न कहता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। तो देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना है वो सतलज नदी पर अवस्थित है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर में है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। दोस्तों कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा भागलपुर में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, भागलपुर में है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच में चली थी। दोस्तों भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी है वो किन स्टेशनों के बीच में चली थी, तो मुंबई से थाने की ओर चली थी। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 26वां क्वेश्चन। देखिए 26वां क्वेश्चन कहता है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। दोस्तों भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। अब देखिए आपको प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक है, और पूछेगा यहाँ पर प्रति हेक्टेयर, यानी कि प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में सबसे आगे कौन है, तो पंजाब है। लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। यानी कि अगर प्रति हेक्टेयर पूछे तो पंजाब में होगा, और सिर्फ पूछे कि सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। दोस्तों किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जूट, यानी कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 28वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, यानी कि चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है,
तो चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में है। कहाँ है? डिगबोई में। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? दोस्तों सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? तो बेल्जियम में। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। कहता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? दोस्तों ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तो हमारा उत्तर होगा आंध्र प्रदेश से। यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक के समय कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 34 नंबर सवाल कहता है कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? दोस्तों लोकतंत्र में चुनाव में भाग कौन लेता है? तो जनता लेता है। और प्रतिनिधि को कौन चुनता है? तो जनता ही चुनता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो हमारा उत्तर होगा 3 अंग। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी अनुसूचियों में हुआ है? दोस्तों कहता है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 सूची में। कौन कौन? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। दोस्तों वर्तमान में जो नेपाल में शासन प्रणाली है वो कैसा है? तो लोकतंत्रात्मक है। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। कहता है कि संघीय व्यवस्था में उसके बाद खाली स्थान है सरकार होती है। यानी कि संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है वो कैसी होती है? तो दोहरी होती है। हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है कि 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने उसके बाद खाली स्थान का नारा दिया था। यानी कि 1971 में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गरीबी हटाओ। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान उसके बाद खाली स्थान ने किया था। यानी कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 41 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि प्लास्टिक मुद्रा है। दोस्तों प्लास्टिक मुद्रा कौन है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है एटीएम, ड्राफ्ट, चेक और उपयोग तीनों। तो दोस्तों इसमें प्लास्टिक का कौन होता है? तो प्लास्टिक का होता है एटीएम। यानी कि प्लास्टिक मुद्रा कौन है? तो एटीएम है। चलिए उसके बाद देखते हैं 43 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। यानी कि भारत का राजधानी कहा जाता है नई दिल्ली को, और भारत का वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 45 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो हमारा उत्तर होगा 1904 ईस्वी में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों इस वीडियो में टोटल 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। तो आप लोग कमेंट बताइए कि 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे।
तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर इसका जो पहला पार्ट है वो देख सकते हैं।